अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स हफ्तानामा। पूरे हफ्ते की मार्केट की अपडेट तो हम आपको डेली अपने शोज के अंदर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और दंगल के अंदर भी हमने पूरे हफ्ते की मार्केट को कवर किया। लेकिन आने वाले हफ्ते की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मार्केट की क्या प्रोजेक्शन लगती है और जियोपॉलिटिकली चीजें कहाँ स्टैंड करती हैं और कमोडिटीज की प्राइसेस क्या चल रही हैं और हमारी क्या टॉपिक्स होंगी और ऑडियंस के स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। मुफीस, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, थोड़ा सा बताइएगा कि यूएस ईरान की टेंशन दोबारा फ्लेयर अप हो रही हैं। ईरान ने भी अटैक किए गल्फ कंट्रीज में, यूएस की तरफ से भी लाइसेंस रिवोक हुआ और कुछ स्ट्राइक्स मजीद हुई। इन डेप्थ बताएं थोड़ा सा कि किस हद तक ये सिचुएशन जो है मजीद ग्रेव हो चुकी है। देखिए, अटैक्स वापस हुए हैं और सिचुएशन सीरियस इसलिए होती है कि अगेन जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि ये वाला जो पूरा एपिसोड होता है ना जंग का, ये पता नहीं चलता कि कब ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं, कब ज़्यादा सीरियस हो जाए, ज़्यादा सिचुएशन गंभीर हो जाए। तो हम देखते हैं कमोडिटीज़ को, हम देखते हैं ऑयल प्राइसेस को, क्योंकि हमें वहाँ से सिग्नल नज़र आता है कि मार्केट्स क्या रीड कर रही हैं। अभी जो हमारे पास ऑयल की क्लोजिंग है वो 71.5 के करीब है, जो WTI की क्लोजिंग है। ब्रेंट आई थिंक 76 के करीब क्लोज हुआ है। अब हम ये देखेंगे, क्योंकि रात को हमारे पास कमोडिटी ओपन हो जाएगी मार्केट, तो हम देखेंगे कि ऑयल किस तरह ओपन होता है। अगर ऑयल नॉर्मल ओपन होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग है, तो वो रीड कर रही है कि सिचुएशन ठंडी हो जाएगी कोई ना कोई, क्योंकि सीज फायर, जब हम कहते हैं ना कि एक एक्सटेंडेड सीज फायर है, एक पीरियड का सीज फायर है, तो बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसके बीच में सीज फायर टूटता है, आपको ये नहीं पता कुछ हमला ईरान ने कर किया या कुछ फॉर एग्जाम्पल इसराइल की तरफ से हुआ, यूएस की तरफ से हुआ, तो बहुत सारी कंफ्यूजन भी हो रही होती है। तभी ये सीज फायर में भी डिस्कशन हुआ था कि ये मेक श्योर करना है कि एक्चुअल अटैक ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर ऑयल प्राइसेस हमारी स्टेबल खुलती हैं, बहुत ज्यादा कोई कैप अप ओपनिंग नहीं होती, बहुत ज्यादा कुछ स्पाइक नहीं आता, तो हम ये समझ सकते हैं कि चीजें कूल डाउन हो जाएंगी, यानी बैकडोर सेटलमेंट चल रहा है। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस रिएक्ट करती हैं, ज्यादा जंप करती हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ी सी एहतियात से काम करना होगा। मुझे जैसे मुफीज ने ऑयल प्राइसेस का जिक्र किया, थोड़ा सा बताइएगा कि फ्राइडे को ऑयल की क्लोजिंग कैसी आई और जब लास्ट वीक में सिचुएशन थोड़ी सी खराब होनी स्टार्ट हुई थी तो ऑयल को हमने 70s की रेंज में ही ट्रेड हो रहा था, लेकिन आई थिंक थोड़ी सा ऑयल बढ़ना स्टार्ट हुआ था। तो क्लोजिंग कैसी थी बताइएगा और वीक की क्या प्रोजेक्शन लग रही है? देखिए, आज से 2 हफ्ते पहले तो $67 के पास ट्रेड कर रहा था और $67-$66 का ही लो लगाया था जब सीज़ फायर की बातें आ रही थी, जंग खत्म की बातें आ रही थी और उसके बाद फिर जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाने की बात आई थी। लेकिन अब लाइसेंस भी रिवोक कर दिया, जंग भी फिर से शुरू हो गई। तो हमने $76 पे विथिन दिस वीक जाते हुए देखा था ऑयल को और वहीं पे ट्रेड करा रहा था। लेकिन जो फ्राइडे की हमारे पास क्लोजिंग आई थी वो $71.50 पे आई थी, यानी कि जो हाई लगा था उससे तकरीबन $4.5 नीचे, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा था और इसी वजह से हमने देखा भी कि जुम्मे वाले दिन मार्केट प्लस थी, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन के अंदर ऑयल नीचे सेटल होना शुरू हो चुका था। इस तरह से जुम्मे की मार्केट हमारी प्लस थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि अब वीकेंड के अंदर जब मार्केट बंद हुई है, ऑयल की, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट सब बंद हो गई हैं, तो इन 2 दिनों के अंदर ज़्यादा जंग का आ रहा है, न्यूज़ आ रही है कि बहरीन के ऊपर भी हमला कर दिया। तो अब मेन जो कल का इम्पैक्ट जो डिसाइड करेगा वो ऑयल प्राइसेस करेंगे कि आज अगर $3-4 ऊपर खुलती है ऑयल, तो मार्केट को कल 1000, 2000, 3000 पॉइंट तक माइनस जाता हुआ देख सकेंगे। तो अगर तो आप लोग शेयर्स लेके गए हैं, तो आई थिंक अगर मार्केट ज़्यादा नीचे खुले तो आपने कुछ भी नहीं करना है, ना ही पैनिक करना है। नीचे थोड़े-थोड़े लेवल्स पर बाइंग करनी है, क्योंकि हम सबको पता है कि जंग लंबे टाइम नहीं चलती है और लेकिन इत्तेफ़ाक से वाली जंग चल गई और इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कमाया। मार्केट 191 से गिरी थी, 144 तक, 144 वाली बाइंग रेंज 2 बार मार्केट ने दी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय नहीं किया क्योंकि डर रहे थे कि मार्केट 1 लाख इंडेक्स हो जाएगी, लेकिन वहाँ से फिर मार्केट अगेन 188 का हाई लगाया। और अच्छा, एक और बात बता दूँ मैं आपको, जब हम बात करते हैं कि मार्केट का लेवल 182 इज़ इम्पोर्टेंट, तो जुम्मे वाले दिन मार्केट बड़ा रेजिस्ट कर रही थी और बड़ी मुश्किलों से मार्केट ने 182 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर जंग ज़्यादा प्रिवेल करती है, ज़्यादा कंटिन्यूटी आती है जंग के अंदर, तो मार्केट ईज़िली ब्रेक कर सकती है। हमने देखा भी 188 से जो मार्केट 179, 178 तक आई। तो इस तरह से मार्केट के अंदर हो सकता है, तो एहतियात से हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं इंडेक्स देखता हूँ सिर्फ, तो मुझे लगता है कि टोटल बुलिश सेटअप के अंदर ही है, लेकिन हो सकता है थोड़ा यहीं पे स्टेबल कराए, थोड़ा हमें जो है वो वक़्त दे यहाँ पर मार्केट, लेकिन उसके बाद फिर अच्छी रैली इंडेक्स बना सकता है। बिल्कुल ऐसी मोइज़ आप मिड डे के अंदर भी बता रहे थे कि 182 के लेवल पे अगर क्लोजिंग आती है तो वो बेहतर ही होगी मार्केट के लिए। अब ऑफ कोर्स मेजरली डिपेंड्स कि कल ऑयल की ओपनिंग किस तरीके से होती है और रोजनामा के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे भी। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस वैसे मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में काफी लोगों को होता है कि मुश्किल है अकाउंट ओपन करना। इतना मुश्किल होता नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो काफी रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है स्टॉक एक्सचेंज का और अकाउंट ओपनिंग और ये सारी चीजों का। इसके हवाले से एक लेटेस्ट हमारे पास खबर भी आ रही है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इस खबर को एक्सप्लेन भी कीजिए कि एसईसीपी ने अनवील किया डिजिटल केवाईसी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इसका क्या फायदा होगा और क्या इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी? देखिए, बेसिकली एक फ्रेमवर्क डिसाइड हो रहा है जिसमें अकाउंट ओपनिंग, कैपिटल मार्केट्स की बात हो या इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो, उसमें
जो प्रोसेस होता है रिटेलर्स के लिए भी है वैसे भी वो आसान कर दिया जाए, क्योंकि अभी हम अब देखते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को एक डिफिकल्टी आती है कि बायोमेट्रिक कराने में प्रॉब्लम होता है, कभी ऐप के थ्रू हो रहा है, कभी वैसे बायोमेट्रिक हो रहा है, बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन फेल हो रही है, डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस होता है, तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। पाकिस्तान में चीजें बड़ी ना कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, तो डिजिटल केवाईसी इज बेसिकली नो योर कस्टमर, तो ये पूरा प्रोसेस है एक वेरिफिकेशन का, तो उसको डिजिटलाइज कर देंगे तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, एक सेंट्रल चेन से सब चीजें ऑपरेट होंगी। जैसे एनसीसीपीएल ने स्टार्ट भी किया था ना आसान कनेक्ट, अगर आपने आसान कनेक्ट में अकाउंटेंट से एक बार एक सेंट्रलाइज अकाउंट बना लिया तो आपको हर ब्रोकरेज में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सेंट्रलाइज पोर्टल पे डालेंगे तो आपके तमाम ब्रोकरेजेस में खुल जाएंगे। तो बेसिकली काम को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, तो ये अच्छी बात है कैपिटल मार्केट्स के, जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतने आपके रिटेल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उतने आपके बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर भी आएगा, जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे उतने लोग दूर भाग। आई थिंक आईबीएन की वेरिफिकेशन और प्रूफ, ये इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अब शायद उन चीजों की उस तरह रिक्वायरमेंट ना हो अगर एससीसीपी इस चीज को आगे जो है फर्दर लेके चलता है। मेरा एक और सवाल आप दोनों से ही होगा, स्टार्ट में आपसे करूंगा। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का हमने रोजनामा के अंदर भी इसको कवर किया था, अभी कल से ये जो है लिस्ट होने जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ओपनिंग प्राइस की 34 रुपीज पर शेयर होगी, एक नए एंट्रेंट को भी लेके कि जो आईपीओ में अक्सर हमें कमेंट्स आता है कि हम पार्ट लेना चाह रहे हैं, नई कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो किस हद तक इस आईपीओ का सिंस ये लिस्ट होने जा रहा है तो किस हद तक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसके? देखिए नए आईपीओ का होता है ये, या तो आप उसकी बुक बिल्डिंग करें अगर आप कंपनी को समझ रहे हैं, या आप आईपीओ भरें, उसमें आपके पैसे बनने के चांसेस होते हैं। जब कंपनी ट्रेड होने के लिए लिस्ट होती है ना बोर्ड पे, तब आपने फौरन नहीं खरीदनी होती, तब आप क्योंकि जिन्होंने लिए वो बेचेंगे, उनका प्रॉफिट उसी उसी रेंज में बनता है, तो आपने पहले वेट करना है। ऑल्सो अभी हम ये बात कर रहे थे ना एपिसोड के स्टार्ट में कि जंग वापस आ रही है, खुदा ना खास्ता मतलब सिचुएशन इस तरह की बन रही है, किस तरह एहतियात करना है, तो आपने एक नई कंपनी जिसका आप शायद प्रॉफिट बनाने के लिए फॉरेन से ले रहे हैं कि फॉरेन से लूंगा और बेचूंगा, मार्केट की सिचुएशन इतनी मजबूत ना हो तो आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि हमने गनी डेयरीज में भी ये चीज देखी थी, जब वो लिस्ट हुई थी उसके बाद जंग स्टार्ट हो गई थी और वो लोग फंस गए थे, लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो अगर तो जिन्होंने आईपीओ के लिए में लिए भरा है या उससे पहले बिल्डिंग में भरा है वो अपने प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और हमने पहले भी बात बताई है कि इस रेट पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है तो थोड़ा सा आपको टिप मिलेगा अगर, तो फिर आप इसको देखें, और जब ये ट्रेड होना शुरू हो तो आप इसके वॉल्यूम्स देखें, कितना इंटरेस्ट है लोगों को इसमें, ट्रेडर सेंटिमेंट कितना ज्यादा है, वॉल्यूम्स किस तरह आ रहे हैं, फिर आप इसमें काम करें, तो थोड़ा सा टिप आपको हो सकता है मिल जाए इसके अंदर। ठीक है, मूवीज ने जैसे सेंटिमेंट की भी बात की और एक ऑफ कोर्स अभी लिस्ट होने जा रहा है, ये बुक बिल्डिंग इज अ सेपरेट थिंग, अभी जब लिस्ट होगा तो ऑफ कोर्स लोग इसको बेचेंगे भी। फंडामेंटली अगर हम ये देखते हैं, एयरलिंक की सब्सिडरी है ये सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज, फंडामेंटली कितनी साउंड है बिफोर लिस्टिंग, अभी ये लिस्ट हो रही है तो कितनी साउंड लगती है कंपनी आपको फंडामेंटली सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज? देखो सेलेक्ट टेक्नोलॉजी से पहले मैं आपको एडलिंक का भी बता दूं। एडलिंक अगर हम देखते हैं कंपनी तो डिविडेंड तो पे करती है, लेकिन अर्निंग्स का मल्टीपल इसका बहुत ज्यादा है। एडलिंक का अभी भी अर्निंग्स इतनी खास नहीं है, और जितना इसका रेट है 150 रुपए का, वो अर्निंग्स वाइज इतना होना नहीं चाहिए। तो सेम गोज विद सेलेक्ट टेक्नोलॉजी। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज का पीई रेशियो भी ज्यादा है, उसकी भी अर्निंग कम है, लेकिन प्रॉपर्ली हमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो जब इसका पहला रिजल्ट आएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, तो हमें आइडिया होगा। लेकिन मुझे अभी लगता है कि ये शायद नीचे के रेट पर थोड़ा-सा आपको 30 रुपए 25 रुपए तक मिल सकता है, चांसेस हैं। और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि कल ये लिस्ट हो रहा है और कल मार्केट हमें लग रही है कि नेगेटिव हो, अगर तो ओपनिंग ज़्यादा आती है, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर में रह सकता है ये। तो इसके अंदर बेहतर ही है कि इन्वेस्ट ना करें। अगर आप लोगों ने 1000-2000 शेयर आईपीओ के थ्रू लिए हुए हैं, तो ओके सीन है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा होल्ड रखें, नीचे एवरेज कर लेंगे। और अगर बुक बिल्डिंग में लिया तो फिर आप अगर ओपनिंग के ऊपर देखेंगे, फिर हम कल प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि किस तरह की ओपनिंग है। तो जिन लोगों ने बुक बिल्डिंग में लिया है तो क्या करना है, तो हम उसकी स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली आपको कल बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल सही है मुकेश। रिफाइनरीज हमने दो सेक्टर को, जो पिछला जो हफ्ता गुजरा था उसमें हमने एंड पे ऑटो और रिफाइनरी सेक्टर को भी चलते देखा है। एक बड़े अरसे से बात चल रही थी कि रिफाइनरी अपग्रेडेशन की बात थी, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इस बार ये रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी हो जाएगी या नहीं। मैं साथ न्यूज भी शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आप जरा इस पे अपना एनालिसिस प्रोवाइड कीजिए। अच्छा सर, आपने कहा एक अरसे से बात चल रही है, बात एक अरसे से नहीं, तवील अरसे से चल रही है, और ये चलती ही रहेगी, क्योंकि ये बहुत बार मैंने तो सुन लिए जनरली, और ये इस पे ही होता है कि रिफाइनरी पॉलिसी मटीरियलाइज हो रही है, सेक्टर चलता है, एंड देन पे सब ठंडा हो जाता है। तो मैं इस पे कोई खास कमेंट करूंगा नहीं, उसकी वजह ये कि ये कहते हैं ना शेर आया, फिर जब शेर आता है तो फिर ठीक है, अब वो इतना ऑलरेडी अपने आप को रीरेट कर लेगा इसी बात पे कि आ रही और नहीं आ रही, कि जब तक वो आएगी तो फिर वो शेर आया, फिर जब शेर आएगा तब देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है ना कि आ रही है, इट्स बीन सो लॉन्ग। लेट्स सी कब मटेरियलाइज होती है, क्योंकि हमेशा यही आपने सुना होगा, आ रही है, और कब आएगी, मतलब अब आप देखें, वी नीड इट, रिफाइनरीज नीड इट, हमें अपग्रेड, दुनिया किधर जा रही है, जो आपका यूरो, जो आपका एक ग्रेड है, उसके बाद रिफाइनरी पॉलिसी, ग्रीन फील्ड एनर्जी, मल्टीपल चीजें हैं जो फैक्टर प्ले करते हैं। हम बात करते हैं कि हम एनवायरमेंटल लेवी लगाएंगे, बट हम रिफाइनरी पॉलिसी मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे, तब तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो जब आएगी तभी हम देखेंगे इसको।
ट्रू। हम ऑडियंस के स्टॉक्स की तरफ भी चलते हैं, आप दोनों से मैं स्टॉक्स पूछूंगा। अगर पहले मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, मुझे रहेगा कि एक सवाल था कि हिनो की एवरेज प्राइस है 534 की, इसको यहाँ पे होल्ड होल्ड करना चाहिए, कंपनी कैसी है फंडामेंटली, या थोड़ा सा लॉस भी अगर बुक करना पड़े तो किया जा सकता है, या आगे जाके अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है इस कंपनी? देखो हीनो पार्क ना प्रॉपर सट्टे के अंदर चलती है। अगर मैं कहूँ आपको कितना खास डिविडेंड इस कंपनी का नहीं है, इस बार इसने कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया है, वरना पहले इतने कोई खास कंपनी के डिविडेंड नहीं है और लॉसेस भी आते हैं क्वार्टरली। इस बार भी जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया उसके अंदर 3 रुपए 20 पैसे का लॉस है। फर्स्ट क्वार्टर की इत्तेफाक से 16 रुपए की अर्निंग है, तो इसको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं अगर बसेस के, तो फिर कंपनी की सेल्स अच्छी होती हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर एक रिस्क हमेशा रहेगा कि गवर्नमेंट से अगर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले ज़्यादा तो ज़्यादा बस सेल होंगी और फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, गवर्नमेंट ने बस लेना बंद कर दी, तो फिर हो सकता है कंपनी सर्वाइवल मोड में आ जाए। तो इट्स ठीक है। बेटर कि इसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लेके एग्जिट करते हैं। वापस अगर नीचे मिले, कुछ नेगेटिविटी हो कंपनी के अंदर, फिर अगेन इसके अंदर ट्रेड कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी ये है क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ अवेलेबल हैं, जिसके अंदर जीएल है, जीएचएनआई है, एच कार की अर्निंग्स भी बेहतर हैं। कंटिन्यूअसली गाड़ियाँ तो एटलीस्ट सेल कर रहा है। साज़गार है ऑन द अदर हैंड, तो ट्रू। बहुत सारी कंपनीज़ हैं हमारे पास, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, हीनो पार्क के अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक है मुफीस। दो स्टॉक्स हैं, पीपीएल और मिजान बैंक, इनमें अपसाइड पोटेंशियल करंट प्राइस से कितना नजर आता है आपको, और कितना टाइम लेंगे ये जो अपसाइड पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है कि लॉन्गर होराइजन पे ये स्टॉक्स आपको एक अच्छा कैपिटल गेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं? डिविडेंड तो देता ही है मिजान। देखिए मीज़ान, पहले तो हम डिविडेंड उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अराउंड 5%, 4.55% के करीब उसकी यील्ड बनती है। ठीक है? उसके बाद अगर उसमें आप प्राइस एप्रिसिएशन भी लगा दें, आई वुड से कि अगर हम लेट्स से, क्योंकि शेयर प्राइस महँगा हो गया है, थोड़ा सेटल होगा, तो हम कह सकते हैं कि 15-20% के करीब आपको एक रिटर्न एक्सपेक्टेड है लेट्स से विदिन एन ईयर। तो मीज़ान बैंक में आपको ये जगह मिलती है। पीपीएल की जहाँ तक बात है, पीपीएल में भी क्योंकि देयर इज़ मल्टीपल न्यूज़ सर्कुलेटिंग अराउंड इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरीज़ एंड फिर ओजीडीसी भी साथ है। तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, ऑयल सेक्टर अट्रैक्टिव है। बट आई स्टिल थिंक कि पीपीएल से ज़्यादा मुझे लगता है कि ओजीडीसी में शायद हमें जगह नज़र आ जाए। बट अगर हम पीपीएल की बात भी करते हैं तो पीपीएल में भी अराउंड हमें 15% के करीब एक प्राइस एप्रिसिएशन नज़र आ सकती ठीक है, बिल्कुल सही है मुफीस। अगर हम एक डिविडेंड यील्ड भी कंपेयर करें मिजान बैंक की और फैसल बैंक की, करंट प्राइसेस पे जितने पे चल रहे हैं, तो कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? शरिया बैंक्स में ये दो ही हैं टॉप के अगर। है। फैसल बैंक की यील्ड अट्रैक्टिव थी, जो फैसल बैंक अराउंड 80 के करीब था। अब क्योंकि शेयर प्राइस महंगी हो गई तो ये उस वक्त 7 7.5% की यील्ड थी, अब कम हो गई है क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ गया। तो अगर आपको डिप पे मिलेगा तो आपकी यील्ड अच्छी हो जाएगी। लेकिन फैसल बैंक की थोड़ी सी बेहतर है, बहुत बहुत थोड़ी सी बेहतर है मीज़ान से। लेकिन ये कि आप मोर और लेस बराबर ही होती जा रही है। जब शेयर प्राइस थोड़ा सा डिप पे था तब फैसल की अट्रैक्टिव। ठीक है, बिल्कुल सही। हम मोइज की तरफ भी आएंगे टॉप पिक्स के लिए इस हफ्ते की। उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि एसईसी ने जो केवाईसी का एक जो पार्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज वन थिंग। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी ओपन कर सकते हैं। आपको एक व्हाट्सअप करना होगा 03010301 जितनी भी डिटेल्स हैं आपको अकाउंट ओपनिंग की और जितना भी प्रोसीजर है टीम आपको गाइड भी करेगी। और ये सिर्फ अकाउंट ओपनिंग तक महदूद नहीं होता, आपको साथ में कंप्लीट गाइडेंस, ट्रेड डेस्क की फैसिलिटी, आपने ऑर्डर्स लगवाने हो, कोई आपको एप्लीकेशन कि कोई चीज कोई डिफिकल्टी हो, हर तमाम हवाले से लाइव जूम सेशंस ही क्यों ना हो जाए, पोर्टफोलियो रिव्यू क्यों ना हो जाए, तमाम फैसिलिटीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप व्हाट्सएप करेंगे, तमाम डिटेल्स आपको टीम दे देगी। मुझे ओवर टू यू, टॉप पिक्स फॉर दिस वीक अगर कोई है तो प्लीज जरूर बताइए। अच्छा, मैं टॉप पिक्स बता देता हूँ आपको। बाय कॉल एक प्रॉपर्ली ये नहीं है क्योंकि मार्केट थोड़ी अनसर्टेन है अभी इस वक्त। हमें भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो एक शेयर मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं टोटल 5 कंपनीज आपको बता रहा हूँ जिनके अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और होल्डिंग अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जिसके अंदर जो हमारी 3 कंपनीज ऑलरेडी जिनके अंदर मैं ट्रेड करा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है जीसीआईएल, जिसकी क्लोजिंग 37.50 के पास आई है। अगर मार्केट नीचे खुलती है और इसका शेयर प्राइस 36 रुपीज़ के पास जाता है, तो वहाँ पर आपने एक्यूमुलेट करना है और हमारा टारगेट 10% इसके अंदर से निकालना होगा। तकरीबन 39.50 और 40 रुपीज़ तक का हमारा इसके अंदर टारगेट होगा जीसीआईएल के अंदर। इसके बाद लोटे केमिकल इज़ टू गुड, 31 रुपए और 50 पैसे की क्लोजिंग दी है और फुल एंड टाइम में जुम्मेवार दिन 31 रुपए 75 पैसे का इसने हाई लगाया। तो आई थिंक इसकी अगर मार्केट नीचे खुलती है, क्योंकि हम अभी एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नीचे खुल रही है, तो अगर मार्केट नीचे खुलती है तो ये 30 रुपए 50 पैसे तक आपको मिल सकता है या 31 रुपए तक मिल सकता है। तो वहाँ पर आप थोड़ी बाइंग करनी है आपने। लोटे केमिकल की आपने सारी एक साथ बाइंग नहीं कर लेनी है, थोड़ी बाइंग करेंगे हम 30%। ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आता है ये 29.50 तक, तो वहाँ पर हमने फिर और बाय कर लेना होगा और वहाँ से हमारे टारगेट होंगे 35 रुपीज़ के। इसके बाद जो ठीक है। तीसरा शेयर है हमारे पास, पाक कतर है, जो मैंने पहले कॉल भी दी थी, अब तक टारगेट सक्सेसफुल नहीं हुआ और वहीं पर ट्रेड करा। तो ये भी 23 रुपए के पास, 22 रुपए के पास अगर आपको मिले, तो ये लेंगे तो 26-27 रुपए के इंशाल्लाह इसमें हमारे टारगेट हैं। ये टोटल 3 कंपनीज़ हो गई। इसके बाद 2 हैं पेनी स्टॉक्स, जिसके अंदर एक चल रहा है जो क्या है सिनर्जी,
जिसका प्रॉपर्ली एक ब्रेकआउट भी हो गया और 9 रुपए 80 पैसे का हाई भी लगाते हैं जुम्मे वाले दिन, ठीक है। और 9.70 के पास ही क्लोज हुआ। तो सिनर्जी के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 12-13 रुपए की रेंज में अब ये जा सकता है। 30-40% का इसके अंदर गेन है, लेकिन इट मे टेक टाइम। तो स्लो एक्यूमुलेट करके अपने हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनरी है, और अगर रिफाइनरी अपग्रेड होती है तो इसका शेयर प्राइस वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो हमारे पास लास्ट शेयर है वो है केएल इलेक्ट्रिक, जो कि अभी तो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है 1-2 हफ्ते के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे सकता है। केएल इलेक्ट्रिक 8 रुपए 5 पैसे 10 पैसे तक चल रहा है, और यहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ अगर आप बाय करते हैं तो 9.5 रुपए तक ईज़ी आप इसको सेल कर सकते हैं। रुपया 1.5 रुपए तक इसके अंदर आपको इसके अंदर कैपिटल गेन मिल सकता है केएल इलेक्ट्रिक के अंदर। तो टोटल ये 5 स्टॉक्स हैं, हम लिख भी लेंगे ये, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर अगर कुछ बढ़ेगा या गिरेगा कुछ भी होगा तो उसकी अपडेट भी हम आपको, तो ये 5 स्टॉक्स ही कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये थे 5 स्टॉक्स, और साथ में जैसे मोहित ने स्ट्रैटेजी बताई, उस स्ट्रैटेजी के साथ ही इन स्टॉक्स के अंदर काम कीजिएगा। इंशाल्लाह रोजनामा के अंदर तो हम मजीद डिस्कस करते भी रहेंगे इन स्टॉक्स को, और आपको अपडेट भी देते रहेंगे। ऑल डिपेंड्स कल की ऑयल प्राइसेस किस तरह ओपन होती हैं, और जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टिल दे प्ले पार्ट, कि किस तरीके से आगे मार्केट रिएक्ट करेगी। ये था आज का PS6 हफ्तानामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ऑडियंस की तरफ से गुजारिश होगी कि आप लोगों ने जरूर कमेंट्स में बताना है कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रोजनामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।